दुखद खबर, एक ऐसी खबर जो जिसने सबको झकझोर कर रख दिया और तमिलनाडु में रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। जयललिता का निधन। तस्वीरें आपके सामने हैं। राजाजी हॉल में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। मरीना बीच पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और एमजीआर की समाधि के बगल में समाधि भी बनाई जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। कई इस देश के राजनेता अभी चेन्नई की ओर रुख करते हुए। जयललिता की अगर बात की जाए तो एक खास तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ी क्षति इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक ऐसी नेता जिसने सीधे तौर पर जो मेल डोमिनेशन था पॉलिटिक्स में तमिलनाडु में, उसको चुनौती देते हुए अपने दम पर वहां पर खड़ी हुई। और बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है अगर जयललिता के निधन की तुलना की जाए एमजीआर के निधन से। क्यों? क्योंकि 32 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ तमिलनाडु में कि कोई भी सरकार वापस रिपीट होती है। 32 साल पहले उनके जो मेंटर थे एमजीआर, उनका भी कुछ ऐसा ही था और दोनों का निधन चीफ मिनिस्टर रहते हुए हुआ। 1987 में एमजीआर का हुआ और 2016 में जयललिता का। जयललिता से जुड़े कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या अनुभव था। रविशंकर प्रसाद जो कि तमिलनाडु के प्रभारी थे बीजेपी की तरफ से, रविशंकर प्रसाद अभी केंद्रीय मंत्री हैं और रविशंकर प्रसाद ने कई बार जयललिता के लिए केस लड़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। उनका अनुभव क्या कहता है, आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। रविशंकर जी, आपका इस पर रिएक्शन। एक बहुत बड़ी क्षति अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो। देखिए, बहुत बड़ी क्षति है। मेरा परम सौभाग्य था कि जयललिता जी के साथ मुझे नजदीकी से उनको जानने का अवसर मिला। हमारा उनका पहला परिचय 2003 में हुआ था जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री था। उसके बाद से मैं तमिलनाडु भाजपा का प्रभारी भी बना, उसमें मिलना हुआ। मैं उनका मद्रास हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलों में वकील भी था। मैं आपको 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। बहुत ही संघर्ष के साथ वो तमिलनाडु की प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति में आई और एक प्रकार से एक आइकॉनिक नेता बन गई, बहुत बड़ी नेता। उनके दिल में गरीब के लिए हमेशा स्नेह था और जो उन्होंने योजनाएं शुरू की, आप देखें आज तक वो देश में मील का पत्थर है अम्मा के नाम से, जो गरीबों के लिए खाने की योजनाएं हैं। और इसके साथ में आप देखें उन्होंने इस बात की चिंता की कि पूरा तमिलनाडु और विशेष रूप से चेन्नई के आसपास का इलाका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक भारत का हब बन जाए। और आज भारत दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां वहां आई हुई हैं, आपने ये भी देखा होगा। तो ये उनकी सोच रही है। इसके अलावा विषय को समझने का उनका तरीका, उनसे बातचीत, बायोग्राफीज के बारे में उनकी बहुत सोच रहती थी। हमारी उनकी काफी बातचीत होती थी। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने एक बार भोजन में बुलाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैं प्रभारी के रूप में वहां उपस्थित था और बहुत ही विस्तार से उन्हें 48 व्यंजनों का भोजन कराया था। और इसके अलावे हर देश की सुरक्षा पर, देश की जयललिता की अगर बात की जाए तो राजाजी जो हॉल है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा हुआ है। अलविदा अम्मा। और आपको इस वक्त हम लेके चलते हैं सीधे राजाजी हॉल। हमारे सहयोगी टीएस सुधीर वहां पर मौजूद हैं। सुधीर, अभी इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, बताइए आपकी आंखों देखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपके दृश्य दिखाऊं, पूरी तरह से समुदाय पूरा यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि आए हैं। अभी विपक्ष के नेता एमके स्टालिन यहाँ पे आए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। एक बड़ा सा एलसीडी स्क्रीन भी यहाँ पे लगाया गया है। ये राजाजी हॉल है जो कि तकरीबन 200 साल पुराना है। ये अंग्रेजों ने बनाया था और यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं वहां पर जयललिता का पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 12 बजे यहाँ पे आएंगे, ये ऐसी खबर आई है। और उसके बाद तकरीबन 4 बजे यहाँ से ही काफिला निकलेगा मरीना बीच की तरफ, जो कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। 4:30 और 5 बजे के बीच में हो सकता है कि पूरी तरह से जहां वहां पे जो अंतिम संस्कार कार्यक्रम हो वो मरीना बीच में एमजीआर के समाधि के समीप ही किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं काफी सारे लोग वहां जाने के बाद
पढ़ते हैं, काफी भावुक हो जाते हैं। जितनी भी उनकी यादें हैं अम्मा को लेकर, उसको याद करते हैं। काफी सारे लोग एक दूसरे को बताते हैं कि वे अम्मा के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक तरह से एक कम्युनिटी की तरह एक बाइंडिंग का नजारा देखने को मिलता है। लोग जो अपने एक दूसरे को शायद नहीं जानते हैं, फिर भी जयललिता के बारे में किस्से सुना रहे हैं, वो जयललिता के बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए अम्मा ने क्या किया जब भी वे मुख्यमंत्री बनी, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक काफी भावुक सा एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे राजाजी हॉल में देखने को मिल रहा है। निशांत, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं जयललिता का जो निधन हुआ है और कितना बड़ा धक्का है ये राजनीति को। उर्मिला जी, एक चीज है, इस तरीके की आइडल वर्शिप, खासकर जिस तरीके से जयललिता ने वो मेल डोमिनेशन में अपनी जगह बनाई, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए, वाकई ये बड़ा ही विचित्र है कि ये मुझे लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक अंतर्विरोधों का लय है। लय इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन और फिर भी द्रविड़ आंदोलन के उपजे हुए जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं इस पूरी विरासत में, जो आइडियल वर्शिप के खिलाफ हैं, जो अनिश्वरवादी है द्रविड़ मूवमेंट, जो रिजेक्ट करता है हर तरह के पुरोहितवाद को, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्थापनाएं जो बिल्कुल द्रविड़ मूवमेंट की नहीं है वो भी जिंदा हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि द्रविड़ राजनीति जो है, तमिलनाडु की जो राजनीति है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर्विरोधों में लय है। और ये इसलिए है कि करिश्मा, फिल्म स्टारों का जो करिश्मा, सियासत का जो एजेंडा, जो कामकाज, गवर्नेंस का, आई थिंक सब घुल मिल गए थे। और जयललिता ही नहीं बल्कि डीएमके के समर्थक जो हैं उनमें करुणानिधि का करिश्मा है, लेकिन जयललिता का जो करिश्मा एआईडीएमके और आम पब्लिक पर है वो संभवतः मैं समझता हूं कि निजी तौर पे करुणानिधि से काफी ज्यादा है। एमजीआर के साथ भी यही था। एमजीआर जब, क्योंकि देखिए डीएमके चीफ जो हैं वो स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, वो पर्दे पर स्वयं एक बार आए होंगे तो आए होंगे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने स्क्रिप्टिंग की है फिल्मों की। लेकिन एमजीआर एक बहुत ही पॉपुलर सिनेमा के नायक थे, वहां के तमिल फिल्मों के हीरो थे, और स्वयं जयललिता एक हीरोइन थी। तो ऐसे मुझे लगता है कि इन्होंने जो पीपल्स कनेक्ट जिसे कहते हैं, जनता से जो जुड़ाव, वो अपने कामकाज से किया। और इतनी सारी योजनाएं अभी नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि स्टेट को जन कल्याणकारी योजनाओं से अलग कर दिया गया है, निजी सेक्टर को महत्व दिया गया है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता ने जिंदा रखा स्टेट के वेलफेयर के कामकाज को, चाहे वो कैंटीन चलाने का मसला हो, फीस माफ कराने का मसला हो। आप जो बात बता रहे हैं, एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उर्मिलेश जी ने कई चुनाव चेन्नई में कवर किए हैं, कई चुनावों के वो खुद साक्षी रहे हैं।